इजराइल की साजिश को लेकर दरअसल एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के कई नेता हैं। मुश्तबा खामनेई समेत कई नेताओं को मारने की साजिश इजराइल रच रहा है। वार्ताकारों को भी इजराइल मारना चाहता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो बता रही है इजराइल के इरादों के बारे में। जी हां, तो ईरान में ऑपरेशन मोसाद, 5 बड़े पर्दाफाश। क्या है वो? पहला, ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करना चाहता था इजराइल। दूसरा, यूएस से बातचीत के वक्त वार्ताकार मोसाद के टारगेट पर थे। तीसरा, यूएस को मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की पक्की जानकारी थी। चौथा, इजराइल के एक्शन से अमेरिका को वार्ता टूटने का डर भी था। और पांचवा, मार्च अप्रैल के महीने में ऑपरेशन करना चाहता था मोसाद। जरूरी बात यह कि अमेरिका की फटकार के बाद इजराइल ने ऑपरेशन रोक दिया और इसको स्थगित कर दिया। ईरान में इजराइल के टारगेट पर क्या क्या है, देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला टारगेट अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री ईरान के, वो टारगेट थे। दूसरा, मोहम्मद कालिबाफ, स्पीकर ईरानी संसद के, वो टारगेट पर थे। जिस तरीके से अब जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, ये दोनों लोग मोसाद के टारगेट पर थे। अमेरिका ने क्या किया इस बीच? अपने अरब सहयोगियों के जरिए ईरान को संदेश भिजवाया, मैसेज भेजा। और इस मैसेज में क्या कहा गया ये भी देखिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले में हमने ये देखा कि नेताओं ने वार्ता से पहले ही वहां से मूव कर लिया था। देखिए, ईरान को अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया था। सीधी बात है, उनको एक संकेत, इंडिकेशन मिल गया कि आप लोगों के ऊपर खतरा है। ईरान ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा कड़ी कर दी थी, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। इस इशारे को देखते हुए अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का रूट भी बदल दिया गया था। आपको याद होगा कि रास्ते बदले गए थे, उसको लेकर भी कई सारी बातें कही गई थी। और पाक की यात्रा के दौरान भी विमान का रास्ता बदला गया था। और बाद में जो वार्ताएं हुई उसमें भी कई अप्रत्याशित चीजें देखने को मिली थी। ओपी तिवारी सर, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई यहां पर दे रही है कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ऐसा लगता है कि अपने टारगेट फिक्स कर चुका है और वो बस समय का इंतजार कर रहा है। ये जो खुलासा हुआ है अमेरिका की तरफ से ईरान को जो टिप दी गई अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर, यह भी बताता है कि अमेरिका चाहे जो भी सोचता हो, इजराइल क्लियर कट सोचता है कि उसे ईरान को कमजोर करना है हर हालत। बिल्कुल सहमत हूँ। इजराइल का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि ईरान को कमजोर किया जाए। लेकिन ये जहाँ तक सोचे कि इजराइल मजबूत है, अवश्य है, मोसाद बहुत पावरफुल है, लेकिन बिना अमेरिका का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट उसका ऑब्जेक्शन ना हो तब तक ये काम नहीं कर सकता। अमेरिका का एक सटल, मतलब एक हल्का सा सहयोग जरूर चाहिए, या कहें कि अमेरिका को अगर आंख बंद करेगा तभी ये इजराइल ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन अमेरिका के मर्जी के खिलाफ इजराइल ये नहीं कर पाएगा, भले इजराइल कैपेबल कितना भी हो, बिकॉज अमेरिका से इजराइल को बहुत लेना है। और विदाउट अमेरिका इजराइल भी काफ़ी सफ़र कर सकता है। तो ये जो उद्देश्य है, ये नेतन्याहू का उद्देश्य है कि इनको सब एलिमिनेट करना है। इसमें इनका अपना मकसद भी है, बिकॉज उनके ऊपर भी कई चार्जेस लगे हुए हैं। जब तक ये वॉर एक्टिव रहेगा, ये गद्दी पर बने रहेंगे, जैसे ही ख़त्म होगा वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ये जो करना चाहते हैं और ये अटैक करना चाहते हैं, देखिए मोसाद बहुत कैपेबल है। देखिए जिस तरीके से दिखा रहा है, ये जो वहाँ के अपने ड्रोन भेज के वहाँ भी मार सकता है। और एंटी ड्रोन मैकेनिज्म इजराइल ईरान की उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये अमेरिका करने देगा इजराइल को, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जब तक अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जिस तरीके से सफ़र कर चुका है इस वॉर में, एक बात देखिए, अमेरिका के करीब 52 जहाज़ जा चुके थे, इजराइल का एक जहाज़ का नुकसान नहीं हुआ है, लोग भी नहीं मारे गए इजराइल के। तो इजराइल का तो मकसद अमेरिका को ईरान वॉर में लाना, तो उस पर सफल रहा। लेकिन अब अमेरिका कितना बर्दाश्त करेगा, अमेरिका इजराइल को कितनी छूट देगा, या अपने आप को एक डोमिनेंट सिद्ध करेगा ताकि इजराइल कुछ भी कर सके, ये क्वेश्चन की बात है। अगर इसमें कुछ हुआ तो ये विश्व कहीं और डायरेक्शन में जाएगा, किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और ये जो नुकसान होंगे, जो बर्बादियां होंगी, बहुत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। और इजराइल के इन खतरनाक इरादों के बारे में ईरान को भी पूरा इल्म है, और ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यह बात खुद उसकी तरफ से बार बार कही गई है। और ईरान की अमेरिका इजराइल को इस बीच चेतावनी सामने आई है। खामनेई के सुपुर्दे खाक को लेकर धमकी दी गई। कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ
तो जवाब देंगे। ईरानी सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही की ये बड़ी धमकी सामने आई है। हमला हुआ तो फौरन शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, खामनेई की अंतिम यात्रा पर तेहरान पर हमले का खतरा है, इस आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा। देखिए, बड़ी खबर क्या है, सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में इजराइल के टारगेट पर मुस्तफा हो सकते हैं। सेना की धमकी, यूएस इजराइल ने हमला किया तो शक्तिशाली जवाब देंगे, और अरागची की चेतावनी क्या है, हमारे नेतृत्व या लोगों पर खतरा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, इसके अलावा ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि बदला लेने की पुकार पूरी दुनिया के कानों में गूंजनी चाहिए। ईरान की रणनीति क्या है? सुपुर्दे खाक कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूरे ईरान में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुपुर्दे खाक को बदले की भावना और एकजुटता के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और दुनिया भर से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तमाम सरकारों के, अलग अलग देशों के, वो भी ईरान पहुंच रहे हैं। ऐसे मौके पर क्या प्रोफेसर संजय भारद्वाज ये हिमाकत की जा सकती है और अमेरिका इसके लिए रजामंदी दे सकता है कि इजराइल ऐसे मौके पर जब 2 करोड़ लोग तकरीबन जनाजे में शामिल हो रहे हो, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां दुनिया भर से मौजूद हो, ऐसे में हमला हो जाए? क्या यह मुमकिन नजर आता है? इसकी कोई आशंका आपको दिखती है क्या? देखिए, पहली बात तो कि ये ईरान के इतिहास का एक पन्ने का एक अंत है। वो जिस तरीके से खामनेई का एक्सेप्टेबिलिटी था, उनका लीडरशिप था, चाहे वो IRGC में हो या थियोक्रेट्स में हो या जनता में हो, वो उनका एक अपना बहुत बड़ा ओहदा था, और वो एक चैप्टर का, एक इतिहास के एक पन्ने का जो ख़त्म किया है, वो निश्चित रूप से एक खेद का विषय ईरान के लिए है। दूसरी बात कि जहाँ तक ये बात मान के चलिए कि इजराइल और अमेरिका का जो मकसद था कि वो लीडरशिप का एलिमिनेशन करना, उसमें वो अभी पार्शियली सक्सेसफुल हुए हैं। खामनेई का अंत हुआ है, लेकिन पूरा जो लीडरशिप है, थियोक्रेट्स हैं जिसमें मुर्तजा और ये सब लोग अभी भी मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा संदेशा किया जा सकता है। और तीसरी बात कि देखिए, इनकी नैतिकता का कुछ नहीं पता है। एक तरफ आप दोहा में टॉक कर रहे थे ईरान के साथ में, और दूसरी तरफ आपने अटैक कर दिया ईरान पे। ये और तो इस वक्त ऐसे मातम के माहौल में, जहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है खामनेई साहब को, अमेरिका और इजराइल पे इस भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनका अगला टारगेट है वो मुर्तजा खामनेई है। तो ये मान के चलिए, और साफ साफ बात यह है कि पेंटागन अलग सोचता है, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका में अलग सोचता है, लेकिन इजराइल की जो सोच है वो पूरा ईरान का जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना, उसकी लीडरशिप को एलिमिनेट करना, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट करना, और इजराइल को जो मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, उनमें अपने आप को रिकॉग्नाइज। इतनी सारी कोशिशें कर ली, जंग लड़ ली, कोई हासिल वसूल तो निकला नहीं। नहीं, कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान के साथ में नेगोशिएट करना पड़ा, MOU करना पड़ा, और बहुत कुछ हद तक ईरान की शर्तें मानी गई। लेकिन इजराइल क्या इससे खुश है? नहीं, बिल्कुल भी इजराइल खुश नहीं, दबाव में एक्सेप्ट कर रहा है। और इजराइल को ये बात है कि सच है कि जो भी शर्तें मानी वो सिर्फ पेपर पे ही मानी है, कागज पे मानी है। असल जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं धरातल पर, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हमें नहीं दिख रहा। हर रोज हमले की धमकी या हमला हो ही जाता अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से। तो सवाल यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो इतना बड़ा एक तरीके से जलसा होने वाला है उसमें कोई बड़ी गतिविधि इजराइल ना करे। और देखिए, अयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक की तैयारी भी तेज हो गई है। तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा खामनेई का शव। अयतुल्ला खामनेई के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे अयतुल्ला अली खामनेई। कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि जून 1989 में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी, जो कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे, जब उनका जनाजा निकला था तो 1 करोड़ लोग उस जनाजे में शामिल हुए थे। 1 करोड़ लोग, और उस वक्त ईरान की आबादी तकरीबन 6 करोड़ रही होगी, यानी 1/6 पॉपुलेशन जनाजे में शामिल हुई थी, जो कि आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
इसे माना गया क्योंकि पॉपुलेशन के अनुपात में इतने सारे लोग पहली बार दुनिया में इकट्ठा हुए किसी के जनाजे में, और यह रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं पाया है। अब माना जा रहा है कि यह रिकॉर्ड दोबारा टूट सकता है। आज की ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 9.5 करोड़ है और 2 करोड़ लोग आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आप आयतुल्लाह अली खामनेई का जो रुतबा था, मतलब 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने ईरान को संभाला और इतने सालों तक सुप्रीम लीडर रहने के बाद भी आज की तारीख में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में काबिले गौर है। कुछ अहम जानकारियां और अपने दर्शकों को यहां पर दे दें। अली खामनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम कुल 5 दिनों तक चलेगा। प्रोग्राम से जुड़ी पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आखिरी सफर के बारे में 4 जुलाई 2026 तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कैंपस में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 5 जुलाई 2026 विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो कि वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से भी तमाम जो डेलीगेशन है उसमें मौजूद लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और हमारे विदेश राज्य मंत्री भी वहां पर होंगे। साथ ही साथ कुछ अहम गणमान्य लोग भी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इस आखिरी सफर में भारत को। 6 जुलाई 2026 तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा होगी। 7 जुलाई 2026 पवित्र शहर कोम पहुंचेगी अंतिम यात्रा खामनेई की। 8 जुलाई 2026 नजफ और करबला में भी अंतिम यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। 9 जुलाई 2026 मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो 28 फरवरी का वो बड़ा हमला जो कि ईरान पर हुआ अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की भी जान चली गई। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ जो लोग मौजूद थे उसमें से भी काफी लोग मारे गए और अब इतने दिनों के बाद मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं तिवारी सर आयतुल्लाह अली खामनेई के इस रुतबे को, मतलब इतने सालों तक, कई दशकों तक ईरान का सुप्रीम लीडर होने के बाद भी ईरान की आवाम के दिलों में ये जगह बना पाना ये कोई आसान काम तो नहीं है सर। समीर, बिल्कुल आसान काम नहीं है। इनमें कुछ क्वालिटी रही होगी, वहाँ की जनता की कुछ डिमांड रही होगी, उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, क्या चाहते होंगे, सब पूरा किया। जिस तरीके से शाह की कुर्सी पलटी गई उसमें खुला कर रहे थे, लेकिन लोग खुश थे। लेकिन कौन से लोग खुश थे? जो अच्छे थे, रईस थे, जिनके पास पैसा था। बट मेजॉरिटी जो थी वो कमज़ोर थी, उसका गरीब थी। उनको उठाने के लिए इनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे ईरान में इतनी बड़ी, जैसे आप बता रहे थे कि पिछली बार जो वैसा हुआ था उसमें 16% जनता आई थी, इस बार 18% की उम्मीद कर रहे हैं अगर 2 करोड़ आती है तो। अभी देखिए, लेकिन इतने साल में लगातार होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट और लोग थोड़ा परेशान अवश्य होते हैं। लेकिन अमेरिका के वॉर ने, अमेरिका के अटैक ने ईरान को फिर से इकट्ठा कर दिया, ईरान की जनता को फिर से जुड़ा दिया और ये अपनी ताकत दिखाने में, इनकी सिविलाइजेशन है, अपनी पुरानी इनको यादें दिला दी कि हम क्या सक्षम थे, कितने आगे थे, अब हम किसी के आगे क्यों झुकेंगे। ये इन्होंने वॉर में भी दिखा दिया और अमेरिका को पीछे भी उठा दिया। तो ये जिस जनता का जो सपोर्ट है, वहाँ आर्थिक स्थिति अवश्य खराब हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन लोगों को यह मालूम है कि अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका हमें पूरा का पूरा खा जाएगा और परेशानी होगी, जैसा इराक हो जाएगा। तो लोगों के पास चॉइस कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्हें लोअर क्लास और मिडिल क्लास को उठा के इनका सपोर्ट अगर खुमैनी साहब ने इतने दिनों से जनरेट किया है, जिनमें थोड़ी बहुत रिलीजियस फैक्टर अटैच करके, प्लस शियाज की पॉपुलेशन पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह बहुत कम है, उसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, बिकॉज हर देश में मतलब उनको दबाया जाता था, तो वो भी उठ के आए हैं। ये सारे फैक्टर्स बहुत मजबूत रहे खुमैनी को ऊपर करने में। प्लस इन्होंने जो आर्थिक, जो मिलिट्री स्थिति, मिलिट्री कंडीशन अपने देश को बनाया था 2003 के बाद से, जैसे इराक को जब कब्जा किया था अमेरिका ने, उसके बाद से मजबूती शुरू कर दी थी और इसका रिजल्ट और हमने फल भी देख लिया। जिस तरीके से अमेरिका को इसने धूल तो चटाई नहीं कहूँगा, लेकिन अमेरिका को परेशान कर दिया, अमेरिका को विवश होकर छोड़ के जाना पड़ा। अब इजराइल क्या कहता है ये देखने की बात है, बिकॉज इजराइल हैड नॉट बीन मेन द टारगेट। अब ये जो है पूरा मिडिल ईस्ट में, इनके बाद पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, ईरान भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो समीर, अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतने साल तक, इतने जनरेशन तक आगे बढ़ना एक एग्जाम्पल है विश्व के लिए। एक बहुत बारीक डिवाइडिंग लाइन है इसमें कि अमेरिका से जब जंग शुरू हुई
और ईरान ने एक तरीके से लोहा लिया। तब अली खामेनेई नहीं थे और जैसा कि ये कहा गया कि मौसवा भी तब घायल थे, लेकिन जो लीडरशिप थी सेकंड थर्ड लाइन की, उसने सारी स्ट्रैटेजी बनाई, वो लड़े। तो ये भी कम दिलचस्प बात नहीं है, इस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आयतुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्द खाक पर पेज़ेश्कियान का बयान आया। क्या है बयान, वो आपको बता दें। ईरान महान गाथाओं की भूमि, पेज़ेश्कियान ने कहा। क्रांति के समर्पित सेवक की विदाई की तैयारी, सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। पूरे जोश दृढ़ता के साथ कार्यक्रम में शामिल। और आयतुल्ला अली खामेनेई के आखिरी सफर में ताकत दिखाएगा ईरान। कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। जंग के बावजूद इस्लामिक शासन मजबूत दिखाने की कोशिश होगी। इस प्रोग्राम के जरिए दुनिया को एक मैसेज देने की तैयारी में भी ईरान नजर आ रहा है। लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यक्रम में आने जाने के लिए फ्री बस और ट्रेन सेवा शुरू की गई। और अमेरिका से वार्ता के बीच ईरान की एटमी तैयारी, आईएसआईएस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा पर्दाफाश। पिकेक्स माउंटेन टनल में निर्माण जारी है, ये जानकारी सामने आ रही है। फोर्दो और इस्फहान साइट पहले जैसी दिखी, नतांज में भी कोई खास मरम्मत नहीं दिखी। तो ये है मुश्तबा का मिशन पिकैक्स। पर्दाफाश क्या है? पिकैक्स माउंटेन टनल के पास निर्माण का काम जारी है। ईरानी परमाणु ठिकानों में तेजी से बदलाव नजर आ रहा है। बहुत कुछ यहां पर हो रहा है और हलचल बढ़ती नजर आ रही है। 26 जून के बाद की तस्वीरों के आधार पर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई है। पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका इजराइल की भी पैनी नजर है। कुछ सवालों पर भी एक नजर। क्या एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है ईरान? जरूरी बात यह कि एमओयू के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा ईरान। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जा रहा है? मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक तो कंसिस्टेंसी यहां पर दिखाई दे रही है अगर खबरों की माने तो, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अली खामेनेई की। अली खामेनेई जब तक जिंदा रहे तब तक युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं ही दिखी थी। मनीष, क्या यह माना जाए या ये कह सकते हैं कि अली खामेनेई का नेतृत्व कम से कम अमेरिका से सीधे जंग के टकराव की जगह एक शांति का काल था, उनके जाते ही ईरान युद्ध में कूद पड़ा? इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने कार्यकाल के दरमियान ये कोशिश की कि सीधी टकराहट कम ना हो, बल्कि कहा यह भी जाता है, जिसके बारे में खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार दावा किया था कि जब रूस ने ईरान से यह ऑफर किया कि चलिए हम और आप एक सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं, तो उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस तरह का कोई भी अलायंस ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग को शुरू कर सकता है, इसलिए हमें इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि इसी दरमियान उन्होंने तैयारियां रखी, तैयारियां इस तरह कदर रखी कि जिसका परिणाम हुआ कि चाहे पिछले साल 12 दिन की जंग हो या इस साल 40 दिन की जंग हो, ईरान इसलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनेई के समय में ईरान ने इस बात के लिए तैयारी की थी कि जब अमेरिका से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगा तो उस वक्त ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम है उसके जरिए वो कैसे इसका मुकाबला करेंगे, या फिर ड्रोन को जो डेवलप किया। और आप ये भी देखिए कि शायद 136 ड्रोन का जब रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुआ था तो उस वक्त वो दुनिया के लिए सबसे अनोखी चीज थी और सबसे मारक हथियार था, बल्कि अमेरिका और रूस ने उस ड्रोन को कॉपी किया था। तो ये सारा क्रेडिट आप आयतुल्ला अली खामेनेई को दे सकते हैं ईरान को शक्तिशाली बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सामरिक तौर पर कभी सीधे जंग ना हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ अपनी नीति को अपनाई थी। बिल्कुल मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और ऐसे कई पहलू हैं, कई अहम पहलू हैं आयतुल्ला अली खामेनेई की शख्सियत के, जो कि आने वाले लंबे वक्त तक जिनका जिक्र किया जाता रहेगा, चर्चा जिन पर होती रहेगी। ईरान से हुए युद्ध पर ट्रंप ने देखिए क्या दावा किया है, हमने ईरान की सेना को हराया। ट्रंप और उनके दावे, ईरान के पास कुछ ही मिसाइलें बची हैं, ईरान की बची हुई मिसाइलें भी हम खत्म कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक बार फिर धमकाते नजर आ रहे हैं। और ईरान के साथ वार्ता पर ट्रंप का दावा सामने आया, ज्यादातर अमेरिकी मांगों पर ईरान सहमत है, ये ट्रंप कह रहे हैं।
अन्य की तुलना में ईरान संघर्ष छोटा, ये ट्रंप ने कहा। ईरान के साथ बातचीत पर हमारी नजर, ये ट्रंप का बयान। तो देखिए, एक बार फिर से ट्रंप ने ये दावा किया है, जैसा कि वो हमेशा करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपनी जीत को लेकर ये दावे करते रहते हैं। फिर से कुछ ऐसा ही दावा। देखिए, ईरान जंग पर ट्रंप के दावे में कितना दम है, जरा इसको भी देखते हैं। ट्रंप ने क्या कहा है, ये देखिए। हमने ईरान की सेना को हराया, ये दावा किया। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें तबाह कर दी, बची मिसाइलें भी हम खत्म कर सकते हैं। हमारी लगभग सभी बातों पर ईरान सहमत है। ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने का ईरान ने वादा किया है। अब इसमें हकीकत क्या है, ये जो बातें कह रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान का दावा बरकरार है, कंट्रोल भी है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा, ये ईरान के टॉप लीडर्स हर रोज दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर रोक नहीं है, और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि खबरें, तस्वीरें ऐसी ही हैं कि ये कार्यक्रम आगे चल रहे हैं। अब भारद्वाज सर, मतलब ट्रंप क्या करना चाहते हैं, कौन सी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं इन बयानों के जरिए? रियलिटी ये है कि हर वो बात जो ईरान ने कही, एमओयू के अगर लाइन बाय लाइन उसको देखने की कोशिश करें, हर वो बात जो ईरान चाहता था उसे अमेरिका ने माना, ट्रंप ने झुक के उसे स्वीकार किया। ये दावे जो कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? दुनिया को क्या ये बेवकूफ समझते हैं, या फिर ये समझ रहे हैं कि झूठ बोलकर अपने लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं? जबकि ये पब्लिक डोमेन में साफ साफ खुला है, हर फ्रंट पर ईरान की शर्तों को ट्रंप ने माना है। देखिए रवि, हकीकत दो ही है कि समझौता कौन करना चाह रहा है। वो अमेरिका की तरफ से बार बार प्रस्ताव आ रहे हैं कि हमको नेगोशिएट करना है, वार्ता करनी है, पहली। दूसरी हकीकत ये भी है कि वो ट्रंप अपने लोगों को झूठ बोलकर बेसिकली जो मध्यावधि चुनाव है वो जीतना चाहते हैं। तीसरा जो खतरा जो ट्रंप को, अमेरिका को जो लग रहा है कि उनका जो एक वर्चस्व है, जो उनकी एक हेजेमनी है मिडिल ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया, बहरीन है, कतर है, यूएई है, हर जगह टारगेट किया। लेकिन आज के युग में, आज के आधुनिक में ये सब बातें भला छुपती हैं क्या? मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया ओपन इतना है। अमेरिका के अंदर ही आप देखिए मीडिया कैसे फंक्शन करता है, ग्लोबल मीडिया है, सब कुछ पब्लिक आई में है। और इस तरह से ब्लैटेंट झूठ बोल के, मतलब ट्रंप की को या तो उनके एडवाइजर ऐसा बता रहे हैं, मतलब ये बातें अमेरिका के लोगों और दुनिया के सामने छुपेंगी क्या कि आप क्या शर्तें मान रहे हैं, कितनी जीत हासिल की, कितना नुकसान हुआ, आप कहां पर झुक गए ईरान के सामने? ये भला छुपाने की बात है या छुप सकता है क्या? नहीं, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से जो 14 फॉर्मूला पे जो एमओयू किया है, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ईरान को जहां पर लग रहा है कि कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हॉर्मुज का इशू बिल्कुल बरकरार बना है। अगर नेवल ब्लॉकेड किसी ने हटाया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटाने की बात कर रहा है तो अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। इजराइल को अगर कोई थामने का कोशिश कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। हिजबुल्लाह को उसमें शामिल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। कई हर तरीके से कोशिश किया। एक उन्होंने कोशिश जरूर अमेरिका ने किया था कि बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनसे कहा था कि आप अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कीजिए, उस पर भी वो किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री ने अमेरिका की बात को नहीं माना। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि अमेरिका को कहीं कोई कुछ हासिल हुआ। एक सिर्फ खamenei जो लीडरशिप है, एक लेवल पे आपने उनको एलिमिनेट किया, वो पार्शियल आप बिल्कुल सही बात है। यानी इस जंग को शुरू करने के पीछे जो मकसद थे वो पूरे हुए नहीं हैं, मोटिव्स कहीं से पूरे होते नजर भी नहीं आ रहे हैं भविष्य में। और उपलब्धियों की क्या बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर हासिल हुई तो वो है फजीहत अमेरिका को ईरान के साथ जंग में। वहीं ईरान ने हॉर्मुज में निगरानी और बढ़ा दी है, IRGC में तैनात कर दी है स्पेशल फोर्स। फारस की खाड़ी के तट पर स्पेशल फोर्स की तैनाती हो गई है। जहाजों की आवाजाही पर अब ईरान और ज्यादा पैनी नजर रख रहा है। तो देखिए, निगरानी, सतर्कता और बढ़ाई जा रही है ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में। हॉर्मुज पर ईरान की फुल कंट्रोल की तैयारी। खबर क्या है? हॉर्मुज पर निगरानी के लिए IRGC ने एक स्पेशल फोर्स बना दी है। स्पेशल फोर्स के पास हाईटेक खुफिया सिस्टम मौजूद है। दक्षिणी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की यह फोर्स पहचान करेगी। जल, जमीन और आसमान से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जाएगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज पार करने के 3 रास्ते हैं। ईरान के नियंत्रण वाला उत्तरी रास्ता,
ओमान के जल क्षेत्र के पास दक्षिणी रास्ता और युद्ध से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला मध्य रास्ता। IRGC की अब योजना क्या है? ईरान की ओर से तय रास्ते से ही सारे जहाज गुजरें, ईरान की निगरानी में गुजरें, ईरान की इजाजत लेकर गुजरें। दक्षिणी कॉरिडोर का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी गई। गैर ईरानी रास्तों से जाने पर हमले का खतरा है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। फिर MOU का फायदा क्या हुआ? जिस समझौते, जिस डील की दुहाइयां दी जा रही हैं मनीष, उसका अंजाम क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? यहां तो और ज्यादा बात बिगड़ती नजर आ रही है। मतलब इस जंग से पहले जो हालात थे वो भी वापस लौटते नहीं दिख रहे हैं। अब ईरान का और ज्यादा कंट्रोल होगा ये लग रहा है। देखिए, ये बात तो साफ है कि अब पूरी दुनिया, केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये बात मान ले कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट ठीक वैसा नहीं होगा जैसा 28 फरवरी के पहले था। यानी कि जंग शुरू होने से पहले जिस तरीके से उस रास्ते से होकर दुनिया भर के जहाज आते जाते थे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। ईरान पहले भी कहता आया था कि ये एक इंटरनेशनल जलमार्ग नहीं है, लेकिन तब भी उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर होता आया था और ईरान ने कभी उस पर किसी भी तरह का टैक्स या टोल नहीं वसूला था। लेकिन अब ईरान का साफ कहना है कि MOU में केवल 60 दिन की मोहलत दी गई है। 61वां दिन से हम वहां पर अपना टैक्स वसूलेंगे। उसने ओमान से भी बात की, ओमान ने कहा भैया मुझे टैक्स नहीं लेना, आप देख लो। तो अब ईरान का कहना है कि आधा हिस्सा जो हमारा है वहां से होकर जो गुजरेगा, कौन गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, ये हम तय करेंगे। ये अलग बात है कि इन सब के लिए आप कसूरवार ट्रंप को ठहरा सकते हैं, लेकिन 61वां दिन के बाद से जिस दिन IRGC भारत समेत दुनिया भर के जहाजों से टैक्स वसूलेगा तो कौन रोकेगा ईरान को? यह सवाल है। क्या ईरान उस दिन ये नहीं सोचेगा कि ये हमारी कमाई का जरिया है, हम इसमें किसी को रियायत नहीं दें? तो ईरान को कौन मना लेगा? चीन मनाएगा, भारत मनाएगा, पाकिस्तान मनाएगा, अमेरिका मनाएगा, कौन मनाएगा? तो ये एक नई मुसीबत है जो आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। इस मुसीबत का हल कुछ तिवारी सर आपको नजर आता है? होगा क्या फिर? और ये तो एक नई रवायत शुरू हो जाएगी जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। देखिए, अभी इसका हल यही है कि ईरान की तरफ से ये गल्फ कंट्रीज है, उनका दबाव ट्रंप के ऊपर, विश्व की सारी कंट्रियां जिस तरीके से अभी मनीष जी बता रहे थे, तो असर पूरे विश्व में पड़ा हुआ है। सबका असर दबाव अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन सिटीजन का दबाव ट्रंप के ऊपर, तभी जाके ये इजराइल को दबाएंगे, तभी जाके इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और ईरान की हर शर्त मजबूत इनको माननी पड़ेगी, तभी जाके ये ईरान भी सहमत होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोकना ट्रंप को पड़ेगा, रोकना ईरान को नहीं है, रोकना अमेरिका को है। अमेरिका के इन्फ्लुएंस है। अमेरिका चाहेगा जिस तरीके से जितने फंड्स और जितने इनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो फ्रीज हुए थे पूरे अनफ्रीज करना पड़ेगा। और ईरान की जो शर्तें हैं वो ट्रंप को भले ही अपने आप को मुंह बोल के हम जीत गए कुछ भी कहते रहे, लेकिन अमेरिका की जनता, अमेरिका की गवर्नमेंट के दबाव में और ईरान की शर्तें उन्हें माननी पड़ेगी, तभी जाके रुकेगा। अदरवाइज ये वसूलता रहेगा, क्योंकि इसकी तो जो इकोनॉमिक स्थिति ईरान की जितनी खराब हो चुकी है उसको कवर अप करने के लिए। लेकिन मजबूरी ये भी है कि एक तरफा शर्तें मानकर ट्रंप अपने देश में क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब क्या लेकर जाएंगे? देश की जनता को क्या जवाब देंगे अगर वो घुटने टेक कर यहां से वापस लौटेंगे सर आपके पास? और देखिए, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की चेतावनी भी सामने आई है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, ईरान का टोटल कंट्रोल अभी भी हॉर्मुज पर दिखाई दे रहा है। उसकी ओर से तय किए रास्ते से ही गुजरे जहाज, नियम तोड़ने पर कार्रवाई की धमकी दी है ईरान ने। तो देखिए, हॉर्मुज पर जंग अभी बाकी है। हॉर्मुज पर ईरान अपना कंट्रोल चाहता है। नो फीस नो एंट्री जैसी शर्तें थोपने की कोशिश हो रही है। ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत करने में जुटा है ईरान। क्यों बढ़ा है यह विवाद? तो हॉर्मुज में बीच समंदर में फंसा था विदेशी जहाज। ईरान का तय रूट नहीं अपनाने का दावा। 60 दिन तक हॉर्मुज में आवाजाही पर हुआ है समझौता। तो देखिए, इस तरीके से ये स्थिति और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ट्रंप के लिए, जैसे जैसे हॉर्मुज को लेकर ईरान सख्ती बरत रहा है। रूस ने देर रात कीव पर फिर से तबाही मचाई है। कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। कीव में रिहायशी और ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। रूस ने यूक्रेनी ट्रक पर किया ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक के बाद ट्रक में लगी आग। और वहीं कीव में रूस की मिसाइल एक इमारत पर आ गिरी। रूसी हमलों में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 91 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो अब जो रूसी हमले हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में आम लोगों की भी जान जा रही है।
वहीं रूस ने ज़पोरिज़िया में भी किया है हमला। जी हां, एक स्विमिंग पूल में गिरा रूसी ड्रोन। रूसी हमले में 4 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कैसे स्विमिंग पूल में ये ड्रोन गिरा है। 4 यूक्रेन के नागरिक इसमें घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और रूसी हमले के बाद की एक विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हमले से इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं हमले के बाद किस तरह से ये छत पूरी तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। लगातार बड़ी बड़ी इमारतों पर अब रूस हमले कर रहा है और खास बात यह है कि रिहायशी इलाकों को भी बनाया जा रहा है निशाना। और रूस हमलों से गुस्से में ज़ेलेंस्की, कहा रूस से हमलों का बदला लेंगे, कीव पर हमले का जवाब देगा यूक्रेन। और वहीं राजधानी कीव पर हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद कीव प्रशासन ने खुद यह दावा किया है मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, यह कहा गया है। मलबे में शवों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। यह देखिए किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई हैं कीव की गगनचुंबी इमारतें। और वहीं रूसी हमलों के बाद मारियोपोल में भी तबाही हुई है। मारियोपोल शहर में कई जगह आग लग गई। तो रूस यूक्रेन जंग पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है आपको जल्दी से बताते हैं। रूस का हमला हुआ, कीव में भीषण अटैक होता है, 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कीव में करीब 130 इमारतें तबाह हुई हैं, सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। मारियोपोल, ज़पोरिज़िया में भी भीषण हमले हुए। यूक्रेन पर 11 घंटे तक लगातार हमला हुआ। यूक्रेन ने प्रहार किया। रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए। पुलों और सैन्य लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाया गया। ओपी तिवारी जी, रूस यूक्रेन जंग अब जिस मकाम पर पहुंच गई है, ये जो मोड़ है, ये कितना घातक है आम लोगों के लिए? क्योंकि अब रूस ने, अभी तक ऐसा लग रहा था कि रियायत बढ़ती थी, आम लोगों पर, नागरिकों पर हमले नहीं हो रहे थे, रिहायशी इलाकों को इस तरह निशाना तो नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो भी हो रहा है। सबीर, बिल्कुल सहमत हूँ। रूस ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हैं। पिछले 4 साल से जो युद्ध चल रहा था, हर समय प्रिकॉशन लिए, बिकॉज यूक्रेन को भी अभी रूस हमेशा अपना ही समझता था। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने दूसरों की नाटो देश और यूरोपियन देशों की मदद से जिस तरीके से इनके जितने रिफाइनरीज है टारगेट करके परेशान करने की कोशिश की, तो रूस ने ये टैक्टिक्स चेंज किया है। अवश्य चेंज करना अत्यंत आवश्यक था, बिकॉज अगर कैपिटल डिस्ट्रक्ट होगा तभी ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आएंगे। इनका जो फिलहाल अटैक चल रहा था ओडेसा पर या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां लोग रह रहे थे उसको अभी तक रूस ने टारगेट नहीं किया था। तो ये कह रहे हैं कि मतलब यही कह सकते हैं कि पुतिन की व्यवस्था थी या कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। ही वाज पुश्ड टू द वॉल। अभी को रिएक्ट करना अत्यंत आवश्यक था। अब इस तरीके से अगर कीव पर कंसोलिडेटेड अटैक होते रहेगा, मास डिस्ट्रक्शन अगर होगा जो पहले के वॉर में हुआ करता था, जो कारपेट बॉम्बिंग होगी, तो हो सकता है ज़ेलेंस्की उसके पहले समझ जाए या बाद के निगोशिएशन टेबल पर आए। अदरवाइज रूस ये जिस तरीके से मतलब मॉस्को तक पहुंच गए, रिफाइनरी कमजोर कर दी, सारे खत्म कर दिया, तो रूस को रिएक्ट करना तो था ही। रूस उस कंडीशन पर नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ सकता। तो रूस का ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है अत्यंत कंडीशन सोचते हुए मैं जायज तो नहीं कहूंगा। रूस के इन ताजा हमलों के पीछे एक खास तरह की रणनीति भी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।